वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। प्रमुख पर्यावरण अधिनियम और नीतियों को हम देखने वाले हैं, अर्थात पर्यावरण से संबंधित अधिनियम और नीतियां जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा उपयोगी हैं, पूछे ही जाते हैं, इनमें से कुछ न कुछ तो अवश्य पूछ लिया जाता है। वो यहाँ पर हम एक साथ इकट्ठा करके आपके सामने पेश कर रहे हैं। और इस वीडियो की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये बाइलिंगुअल है। दोनों भाषाओं में आप लिखा हुआ स्लाइड में देखेंगे तो आपको समझने में कोई भी असुविधा नहीं होगी। और इसे स्किप करने की भूल मत करिएगा, क्योंकि ये जितने भी एक्ट और पॉलिसीज हैं, यहाँ से कोई भी आयोग आपकी परीक्षा करवाता हो, प्रश्न तो बनते हैं। यहाँ तक कि मेंस एग्जाम जो आपका होता है, उस मेंस में भी आपको इससे बहुत ज्यादा सहयोग प्राप्त होगा। अगर आपको रेफरेंस लेना है किसी भी सूचना का, किसी भी जानकारी का जो कि पर्यावरण से संबंध रखती, तो आप यहाँ से तथ्यों का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने लेखन कार्य में थोड़ा सा वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना देर किए। जैसा कि बताया, इसमें दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से भाषा का चयन कर सकते हैं। तो पहला जो इसमें टॉपिक आप देख रहे हैं वो है वन महोत्सव। अब ये जो वन महोत्सव है, ये 1950 के समय में, काफी पहले की बात है, कृषि मंत्री थे उस समय के एम मुंशी, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उनके द्वारा एक कैंपेन के तौर पे शुरू किया गया था। और ये जो मूवमेंट था, इसमें पेड़ लगाओ, मतलब ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, यही नारा दिया गया था। और इसी कैंपेन को, इसी मूवमेंट को नाम दिया गया वन महोत्सव। और अभी की स्थिति यह है कि 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच में वन महोत्सव को हम लोग मनाते हैं, 1 हफ्ते तक। और लक्ष्य क्या है? तो जैसा नाम है वैसा काम है। इस पूरे फेस्टिवल का मेन गोल यही होता है कि वृक्षों का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए और इसके लिए जो जन समुदाय हैं, जो आम नागरिक हैं, उन्हें वृक्षारोपण से जोड़ा जाए। तो ये एक खास बात थी, इसको आपने देखा। यहां आ जाइए। अब हम देखने वाले हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को। और ये जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, इसको देखने से पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। और ये घटना है वर्ष 1984 की। वर्ष 1984 कहने भर के लिए है, ये 31 दिसंबर की रात की बात, यानी साल का समापन हो रहा था। और उस समय भोपाल में ये UCIL कीटनाशक संयंत्र था। और ये जो कार्बाइड प्लांट था, यहाँ से मिथाइल आइसोसाइनेट, इसका रिसाव होता है। परिणाम ये होता है कि 4000 से भी ज्यादा लोग, ये तो सरकारी रिकॉर्ड है, 4000 से भी ज्यादा लोग जो हैं वो अपनी जान गंवाते हैं। ठीक है, रात के समय गैस रिलीज की जाती है ताकि प्लांट में विस्फोट न हो जाए, प्लांट फट न जाए। तो उससे बचने के लिए काम किया जाता है। चेतावनी जारी की जाती है, लेकिन वो लोगों तक पहुंच नहीं पाती। और पहुंचती भी तो गैस के चलने की रफ्तार से चेतावनी धीमी चल रही थी, लोग भागते कहाँ। तो इसलिए बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं और इससे परेशान होते हैं, इससे ग्रस्त होते हैं। तो ये एक हृदय विदारक घटना थी। और उसके बाद भारत सरकार ने थोड़ा सबक लिया और संविधान का जो आर्टिकल 253 है, उसी के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को जारी किया। तो कुल मिलाकर ये अधिनियम पास होता है, यहां देखें, ये अधिनियम पास होता है मार्च 1986 में, लेकिन लागू होता है, प्रभाव में आता है 19 नवंबर 1986 को। ठीक है, ये तारीख याद रखिएगा, दोनों तारीखें यहाँ पर है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मार्च में इसे लागू किया गया था या 19 नवंबर को। लागू किया गया था 19 नवंबर को, पास होने की जो तारीख है वो मार्च 1986 यानी 1986। और इसमें संविधान के कौन से अनुच्छेद का संदर्भ लिया गया है? तो ये है आर्टिकल 253। तो ये कुछ जानकारियां हैं। अभी और भी है। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि पहली चीज, जो 1972 का मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था, यहां देख रहे हैं आप, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, तो उसके उद्देश्यों को, उसके निर्णयों को लागू करना। और दूसरी चीज ये कि इस अधिनियम में प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि पर्यावरण प्रदूषण और प्रदूषक कौन कौन से पदार्थ हैं, कौन से पदार्थ घातक हैं, उन पर ध्यान केंद्रित किया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटना न होने पाए। और देश के लिए स्वस्थ पर्यावरण को सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से 1980 में, ये तो हमने 1986 और 84 की बात की, लेकिन 1980 में भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई। अब ये जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है या डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट है, यही आगे चल के आप देखेंगे कि 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। और एक बार फिर से 2014 में क्या होता है, मई 2014 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया जाता है और अब इसका नाम हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, माफ कीजिएगा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो इसमें नाम में परिवर्तन हुआ है। इसमें आप ध्यान से देखिए, 1980 से शुरू होकर 1985 और फिर 2014 में नए नाम से जाना गया। तो ये कुछ खास बातें। अब हम अपने वन अधिनियम को देखने वाले। तो भारतीय वन अधिनियम 1927
काफी हद तक अंग्रेजों के अधीन लागू किए गए पिछले भारतीय वन अधिनियमों पर आधारित था। मतलब कुछ नई बात इसमें नहीं थी, ज्यादातर वही चीजें हैं, उसको रिवाइज किया गया था और ये आया भी अंग्रेजों के समय में है, वो तो आप देख ही रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध वन अधिनियम है 1878 का। थोड़ा और पीछे चलते हैं। 1878 और 1927 दोनों ही अधिनियमों में वन क्षेत्र या महत्वपूर्ण वन्य जीवन वाले क्षेत्रों को समेकित करने, आरक्षित करने और वन उपज के आंदोलन और पारगमन को विनियमित करने, लकड़ी पर लगाए गए शुल्क और अन्य वन उपज की मांग की गई थी। उस समय जो वन अधिनियम आते थे उसका उद्देश्य पेड़ों की रक्षा करना नहीं होता था, बल्कि उनसे व्यावसायिक लाभ प्राप्त करना होता था और उसका इस्तेमाल अगर कोई देसी जनजाति करना चाहे तो उस पर काफी हद तक पाबंदी लगाना होता था। ठीक है, अंग्रेज अपने फायदे के लिए, एक्सप्लोट करने के लिए इनके लिए अधिनियम ले आते थे। इसमें कोई संरक्षण का ऐसा उपाय नहीं होता था। तो ये चीज आप देख रहे हैं। तो हमने वन अधिनियम को देखा। अब ये जो फॉरेस्ट एक्ट है 1927 वाला, इससे संबंधित एक बात और है कि इस अधिनियम का वनों पर, यहां देखें, इस अधिनियम का वनों पर निर्भर समुदाय के जीवन पर प्रभाव पड़ा और इसमें दिए गए दंड प्रावधानों और प्रक्रिया का उद्देश्य वनों पर राज्य के नियंत्रण को और बढ़ाना था और लोगों के वन उपयोग के अधिकारों की स्थिति को कम करना था। जैसा कि आपको बताया कि उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा सरकार को चाहिए था। तो राज्य का नियंत्रण जब बढ़ेगा तभी तो सरकार उस पर ज्यादा कंट्रोल कर पाएगी। अब आइए आगे चलते हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980 वाला। भारत में तेजी से वनों की कटाई हो रही थी। परिणाम स्वरूप पर्यावरण तेजी से डिग्रेड हो रहा था, उसका ह्रास हो रहा था। तो इससे चिंतित होकर केंद्र सरकार के द्वारा इस अधिनियम को लागू किया गया। वनों का संरक्षण इसका उद्देश्य है, ये तो नाम से स्पष्ट है। और वन क्षेत्रों में स्थायी कृषि वानिकी के क्रियान्वयन के उद्देश्य से केंद्रीय अनुमति आवश्यक और इस अनुमति के उल्लंघन को एक आपराधिक गतिविधि माना जाएगा। अगर आप इस बात को नहीं मानते हैं तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा और उसके लिए फिर आपको दंडित किया जाएगा। फिर आइए आगे चलते हैं। यहां देखें वन नीति को। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, अब इसमें आजादी से पहले 1855, आजादी से पहले कभी आई थी या नहीं उसका संदर्भ लिया जा रहा है। तो 1855 में पेगू के वन अधीक्षक थे, इनका नाम था डॉक्टर क्लेलैंड। इनकी रिकमेंडेशन पर भारत के वानिकी चार्टर को घोषित किया गया। ठीक है, ये फॉरेस्ट सुपरिटेंडेंट थे पेगू के और इन्हीं की रिकमेंडेशन थी। उसके बाद ये जो फॉरेस्ट्री का चार्टर है भारत का, इसको जारी किया जाता है, घोषणा इसकी की जाती है। कुल मिलाकर अप्रैल 1864 में क्या होता है, समय थोड़ा आगे बढ़ता है तो यहाँ डिट्रिच ब्रैंडिस का नाम आता है। इनको भारत के पहले महानिरीक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया। ये पहले इंस्पेक्टर जनरल बन के आते हैं और भारत में इन्हें कृषि वानिकी, माफ कीजिएगा, भारतीय वानिकी का जनक भी कहा गया। कुल मिलाकर ये इन्हें अपॉइंट करके भेजा जाता है। ये इंस्पेक्टर जनरल बन के भारत में आते हैं और इन्हें फादर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री भी कहा जाता है। तो 1878 में पारित व्यापक वन अधिनियम में वनों को 3 श्रेणियों में बांटा गया और ये 3 श्रेणियां आप भी जानते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड है और रूरल फॉरेस्ट। ठीक है, आरक्षित, संरक्षित और ग्रामीण वन। ये विभाजन कब किया गया था ये आपको पता होना चाहिए, 1878 में। समय भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। और साथ साथ आप देखेंगे कि भारत की पहली जो वन नीति है, चूंकि बात हम यहाँ पर वन नीति की ही कर रहे हैं तो पीछे से हमने संदर्भ लिया है, तो भारत की जो पहली वन नीति है ये डॉक्टर वोल्कर की अनुशंसा पे, रिकमेंडेशन पे तैयार की गई थी। समय था 1894 का। ये पूरे भारतवर्ष की बात की जा रही है। बाकी आजाद भारत की जो पहली राष्ट्रीय वन नीति है ये 12 मई 1952 को तैयार की गई थी। उसके बाद 7 फरवरी 2003, ये जो तारीख आप देख रहे हैं, इसमें एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसके माध्यम से वन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। तो ये जो नेशनल फॉरेस्ट कमीशन है ये सामने आता है। तो ये तारीख भी आप याद रखें और आगे चलें। यहां देखें राष्ट्रीय वन नीति 1988 की। इसका सबसे पहला उद्देश्य था प्राकृतिक विरासत के रूप में वनों का संरक्षण करना और इसके माध्यम से पर्यावरण को स्थिर बनाना और पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखना। ठीक है, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना और साथ में जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन है उसको हम यहाँ पर बढ़ावा दें। उसके लिए हम इसे विरासत के तौर पर ट्रीट करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जो वन संरक्षण नीति है इसमें सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को शुरू किया गया था। इसी तरह के फैक्ट पूछे जाते हैं। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम शुरू किया गया था, कौन से प्रावधान के तहत? अब नीचे बहुत सारे आपको नियम कायदे दिखाए जाएंगे, तो उसमें से आपकी राष्ट्रीय वन नीति है 1988 की, वो आपको चुनना होगा। ठीक है, तो इसके जो उद्देश्य है वो आपको पता होने चाहिए। पहली चीज ये थी कि वनों की उत्पादकता बढ़ाई जाए। वनों की उत्पादकता बढ़ाकर हम क्या करेंगे? वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को लकड़ी, ईंधन, चारा और भोजन आदि उपलब्ध कराएंगे। ये एक खास बात। दूसरा इसमें यह तथ्य था कि देश की प्राकृतिक विरासत, जैव विविधता और जीन पूल का संरक्षण किया जाए और देश के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र के 1/3 हिस्से पर, यह ध्यान से देखिएगा, 1/3 हिस्से पर वनावरण को कायम रखा जाए कम से कम। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, वन अधिकार अधिनियम 2006 का है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है 2006 का, और इस अधिनियम को भारत या अनुसूचित जनजाति, यहां देखें, भारत या अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम, जनजातीय अधिकार अधिनियम या जनजातीय भूमि अधिनियम जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। ये सारे नाम जो है वो इसी के हैं, कुछ नया नहीं है इसमें, बस अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन इसका मूल नाम क्या है, तो द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। ठीक, फिलहाल ये अधिनियम दिसंबर 2006 को पारित किया गया था। इसके जो पास होने की तारीख है वो है दिसंबर 2006। भूमि और अन्य संसाधनों पर वन निवास समुदायों के अधिकारों से ये संबंधित है। तो ये चीज आपने देखी। अब आइए आगे चलते हैं। प्रतिपूरक वन रोपण निधि अधिनियम को देख लीजिए, 2016 का है। अब ये जो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी है, जिसे कि आप कंपा कहते हैं, CAMPA, तो ये कंपा एक्ट जो है इसको आप देख रहे हैं यहाँ पर। कुल मिलाकर ये जो अधिनियम प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण अधिनियम है, या प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम भी इसको कहा जाता है। दोनों नाम इसी के हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दोनों नाम जो दिए हैं वो इसी अधिनियम के हैं। इसमें केंद्र और प्रत्येक राज्य, केंद्र तो इसमें मेन है, उसके अलावा जितने भी राज्य हैं और साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश, दोनों में एक उपयुक्त संस्थागत तंत्र को डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। तो तंत्र तो विकसित हो जाएगा, लेकिन उसका उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य यहां दिया हुआ है, ताकि गैर वन उद्देश्य के लिए रूपांतरित की गई जो वन भूमि है उसके बदले जारी की गई राशि का कुशल और पारदर्शी तरीके से उपयोग सुनिश्चित किया जा सके, जिससे कि ऐसी वन भूमि के रूपांतरण के प्रभाव को कम किया जा सके। ठीक है, ये चीज आपने यहां पर देखी। अब आइए अब आगे चलते हैं। इसमें नाम से ज्यादातर चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो यहाँ एक इसमें और तथ्य ऐड किया जा रहा है कि CAF अधिनियम 2016 जो है, इसमें केंद्र द्वारा पारित किया गया था इसे, और इससे संबंधित नियमों को अधिसूचित किया गया था। इसका जो नोटिफिकेशन का तारीख है वो 2018 का है। ठीक है, CAF अधिनियम में केंद्र द्वारा इसे पारित किया गया था, और इसमें आप देखें कि संबंधित नियमों को अधिसूचित करने की तारीख है 2018। तो इसमें 2 डेट हैं, आपको याद रखना है। CAF एक्ट के बाद अब यहां पर हम देखने वाले हैं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, यानी आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और भारतीय संसद ने 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, मतलब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, इसको लागू किया था, और इसके माध्यम से वन्यजीवों को सुरक्षा दी गई थी। इसमें वन्यजीवों का मतलब जीवों और वनस्पतियों दोनों से। तो भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां पर संविधान में पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान किया गया है, और संविधान में पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान होने के बावजूद पर्यावरण हमारे यहाँ बुरी हालत में। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है लगातार बढ़ती हुई आबादी। तो 5 जून 1972 की तारीख है। पर्यावरण के विषय पर पहली बार स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन में एक मुद्दे के रूप में इस पर चर्चा की गई थी। अब ये जो स्टॉकहोम में कन्वेंशन होता है, यहाँ एक टॉपिक के तौर पर इस पर डिस्कशन होता है, और उसके बाद 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसकी वर्षगांठ मनाई जाती है और पर्यावरण से संबंधित अवेयरनेस फैलाने का काम किया जाता है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें कुछ और बातें हैं। इसके बाद वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, फिर आप देखें एक और एक्ट है, ये है जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1980, और वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981, और उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये सभी पारित किए गए थे। इन सारे अधिनियमों को आप देख रहे हैं, एक क्रम से ये आते जाते हैं एक के बाद एक। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत में वन्यजीव संरक्षण के इतिहास में अपनी अलग पहचान रखता है, और वन और वन्यजीव संविधान की समवर्ती सूची में आते हैं। समवर्ती सूची में आते हैं, इसका मतलब क्या? केंद्र और राज्य दोनों का इसमें अधिकार बनता है, और संसद और राज्य विधानसभाएं दोनों ही इस विषय पर, मतलब इन विषयों पर कानून बना सकती। तो ये दोनों के अधिकार में है, ये एक खास बात है, इसको ध्यान दीजिएगा। और एक चीज और देखिए कि 1972 में उपरोक्त दोनों विषय राज्य सूची में शामिल थे। उस समय की स्थिति बताई जा रही है कि उस समय ये विषय जो है ये समवर्ती सूची में नहीं आते थे, ये राज्य सूची का विषय थे, मतलब राज्य का इसमें एकाधिकार होता था। संसद ने अनुच्छेद 312, जिसके अंतर्गत राज्यसभा द्वारा संसद को राज्य के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति देने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, उसके तहत अधिनियम पारित किया, और उसके बाद 42वां जो संशोधन हुआ था उसके द्वारा इन दोनों विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये जो 42वां संशोधन हुआ था, 42वां अमेंडमेंट हुआ था संविधान में, उसके माध्यम से इन विषयों को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया है, नहीं तो उससे पहले ये राज्य सूची का विषय थे। तो अब संसद भी इसमें कानून बना सकती है। कुल मिलाकर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारत की संसद का एक अधिनियम है,
और इसे पौधे और पशु प्रजातियों की सुरक्षा के उद्देश्य से पारित किया गया। 1972 से पहले भारत में केवल 5 नामित राष्ट्रीय उद्यान हुआ करते थे, ठीक है, नेशनल पार्क। तो ये कुछ फैक्ट आपने देखे। अब यहां पर हम देखने वाले हैं कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को अभी तक कितनी बार संशोधित किया गया है। तो वो तारीखें दी हुई और संशोधन के बारे में ही कुछ आंकड़े और हैं, फिलहाल वो तारीखें देखिए। अभी तक इसमें संशोधन देखिए 1982, 86, 91, 93, 2003, 2006, 2021 और 2022 में किया गया। अच्छे खासे संशोधन हुए। और 1982 में इस अधिनियम में किए गए संशोधन के अंतर्गत पशु आबादी के वैज्ञानिक प्रबंधन के उद्देश्य से जंगली जानवरों को पकड़ने और विचरण की अनुमति देने का प्रावधान शामिल किया गया। ये आप देख रहे हैं। जनवरी 2003 में क्या होता है? जनवरी 2003 में लागू हुए और वर्ष 2002 में संशोधन जो हुआ था, मतलब संशोधन हुआ है 2002 में, लागू कब हुआ है? 2003 में जनवरी में हुआ है। तो उसके अंतर्गत मूल अधिनियम में शामिल अपराधों के लिए जो दंड और अर्थदंड था, यानी दंड जो शारीरिक दंड है और जुर्माना, उसको और ज्यादा कठोर किया गया, जो कि आवश्यक है और समय के साथ इसमें परिवर्धन करते रहना चाहिए। तो ये कुछ चीजें आपने देखी। आगे चलते हैं। किसी भी प्रतिबंधित प्रजाति का अगर कोई अवैध उसमें शिकार करता है या उनकी तस्करी करता है या किसी बेजुबान, बेसहारा और निरपराध पशु को मारता है, तो इसके लिए दंड ठीक वैसे ही होने चाहिए जैसे मनुष्य की हत्या के लिए दिए जाते हैं। अगर ऐसे दंड हो तो फिर यहाँ जायज बनता है। लेकिन अब ऐसे दंड नियम बनाने के लिए फिर यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पशु अगर आक्रामक हो गया तो मनुष्य आत्मरक्षा के लिए भी एक कदम उठा सकता है। तो वैसी परिस्थिति में फिर मौत की सजा तो नहीं सुना सकते, तो फिर एक मामूली दंड देकर छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर जानबूझकर इरादतन हत्या कर रहा है किसी जीव की, तो अपराध जो है वो उसी बराबर माना जाना चाहिए जिसके बराबर मनुष्य की हत्या के अपराध को माना जाता है। तो खैर इसमें अधिनियम में उतने कड़े कानून भी नहीं है, लेकिन कानूनों में थोड़ा सा कड़ाई लाई गई है और उसके लिए 2002 में ये संशोधन किया गया था। इसके बाद आप देख रहे हैं वन्य जीवन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006। इसमें राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और बाघ और अन्य लुप्तप्राय प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो, इसकी स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसको आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो इसका जो नाम है आप ध्यान दीजिएगा, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। आगे देखें, 17 दिसंबर 2021 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री इनके द्वारा लोकसभा में वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया गया। अब इसमें प्रावधान क्या थे? तो ये जो संशोधन विधेयक था, इसमें अमेंडमेंट बिल में आप देखेंगे कि वन्यजीव और वनस्पतियों की जो लुप्तप्राय प्रजातियां हैं उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, यानी जो सिटीज है, उसके कार्यान्वयन का प्रावधान करना, ये इसमें खास बात। ठीक, तो इसको आपने देखा। इसके बाद अब आगे चलते हैं। यहां देखें, वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 राज्यसभा के द्वारा 8 दिसंबर 2022 को इसको पारित किया गया था। 8 दिसंबर 2022 राज्यसभा के माध्यम से। उद्देश्य क्या था इस बिल का? तो इस बिल का उद्देश्य था वन्यजीवों और वनस्पतियों की जो लुप्तप्राय प्रजातियां हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, उनको उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन CITC को लागू करना, पहली चीज। और इसके द्वारा संरक्षित संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची का और ज्यादा विस्तार करना, मतलब उसमें कुछ और प्रजातियों को शामिल करना जो कि इस खतरे का सामना कर रही, सूची का दायरा बढ़ाना। ठीक है, इसके लिए संशोधन किया गया। और यहां आ जाइए, अब संवैधानिक प्रावधानों को देखेंगे। तो वन्य जीवन अधिनियम जो है उससे जुड़े हुए कुछ संवैधानिक प्रावधान है। सबसे पहले आपका आर्टिकल नंबर 48A है। इसमें यह कहा गया है कि पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा करना और देश के वन और वन्य जीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करना, यह राज्य का दायित्व होगा, राज्य का दायित्व होगा। और यह वाक्य जो है ये अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में ये जोड़ा गया था। ठीक है, अनुच्छेद तो आप यहां देख ही रहे हैं, 48A। ये एक प्रावधान है जो कि संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा करना, देश के वन्य जीवों की सुरक्षा करने का जो प्रयास करने का काम है, ये राज्य का दायित्व होगा। और उसके साथ साथ 51AG जो है, क्लॉज G जो है, उसमें कहा गया कि वनों, झीलों, नदियों, वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, सुधार करना और साथ में जीवित प्राणियों के प्रति दया की भावना रखना, ये मौलिक कर्तव्य में शामिल। ठीक है, तो इसको आप देख रहे हैं। और अनुच्छेद 21, स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार, राइट टू लिव इन अ क्लीन एनवायरमेंट। तो ये 3 प्रावधान यहाँ संवैधानिक हमने देखे। इनका संदर्भ आप चाहे निबंध लेखन कर रहे हो, पर्यावरण से संबंधित कोई टॉपिक हो, या आंसर राइटिंग कर रहे हो, उसमें ऐसा कोई मुद्दा आपको मिल जाए तो उसमें आप इनका संदर्भ ले सकते हैं। इससे आपके नंबरों में इजाफा होगा। बाकी बहुविकल्पी प्रश्नों में तो सीधे पूछा जाता है। ये प्रश्न जो है ये पॉलिटी का भी हो गया और एनवायरमेंट का भी हो गया। आइए अब आगे चलते हैं। कहा गया कि इस अधिनियम में कुल 6 अनुसूचियां हैं,
मतलब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की बात हो रही है, उसमें कुल मिलाकर 6 शेड्यूल है और उसके अंतर्गत विभिन्न तरीकों से वन्य जीवों को सुरक्षा दी गई। तो ये जो अनुसूचियां हैं इनसे प्रश्न बनते हैं। पहला शेड्यूल आप देखिए, और सिर्फ पहला ही नहीं, पहले के साथ दूसरा भी है। जो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 है, इसके अंतर्गत वन्य जीवों को पूर्ण सुरक्षा दी जाती है और इस नियम का अगर कोई उल्लंघन करता है तो कम से कम 3 साल की सजा होगी और न्यूनतम 10,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, जो कि बहुत कम है। 3 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना जो तस्कर और आपराधिक कुख्यात प्रवृत्ति के लोग हैं उनके लिए कुछ नहीं। अनुसूची 3 और 4 शेड्यूल 3, 4 इसमें वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाने पर कम मतलब इसमें जो शामिल वन्य जीव हैं उनको नुकसान पहुंचाने पर कम सजा का प्रावधान है। यहां पर उतनी इंपॉर्टेंस वाले जो वन्य जीव हैं उनको शामिल नहीं किया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि इसमें फ्लोरा और फौना दोनों शामिल, इसमें सिर्फ फ्लोरा को शामिल नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अनुसूची 5 इसमें शामिल होने वाले जीवों को वर्मिन कहा जाता है। अब ये जो वर्मिन है इसमें आपके चूहे आते हैं, गिलहरियां आती हैं, कौवे आते हैं, इसके अलावा जो फ्लाइंग फॉक्स हैं, इस तरह के और भी जीव हैं वो इसमें शामिल होते हैं और इनका शिकार किया जा सकता है। साथ साथ अनुसूची 6 को देख रहे हैं आप, शेड्यूल 6। इस अनुसूची में शामिल होने वाले पौधों की खेती और उगाने पर पूरी तरह से पाबंदी है। कल्टीवेशन और इनकी ग्रोइंग पर पाबंदी लगी हुई है। तो ये कुछ इसमें अनुसूचियां हैं और ये 1972 वाला एक्ट ही हम लोग देख रहे थे। इसकी जो शेड्यूल है वहां से भी प्रश्न बनता है। अब आइए आगे चलते हैं। यहाँ एक नोट दिया हुआ है, कुछ खास बातें हैं, जैसे कि वर्तमान में इस अधिनियम में विशेष रूप से संरक्षित पौधों, यहाँ देखें, 1 और विशेष रूप से संरक्षित जानवरों 4 तथा कृमि प्रजातियों 1 से संबंधित 6 अनुसूचियां। वर्मिन ऐसे छोटे जानवर होते हैं, मतलब वहां जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं ना, कुछ खास की टर्म्स यूज किए गए हैं या फिर कोई नंबर आपने देखा, तो उसी के संबंध में यहाँ एक स्पष्टीकरण दिया हुआ है। और यहाँ आप देखें, वर्मिन का मतलब ऐसे छोटे जीवों से होता है जो कि बीमारी फैलाते हैं, जैसे चूहे हैं, इनके द्वारा बीमारी फैलती है, गिलहरियों से भी फैलती है। और साथ साथ ये भोजन के बड़े दुश्मन होते हैं। अब एक चूहा अगर आपके घर में घुस जाए तो कितना आतंक मचाएगा आप जानते ही हैं। तो कुल मिलाकर संशोधन विधेयक 2021 में कुल अनुसूचियों की संख्या को घटाकर 4 कर दिया गया और विशेष रूप से संरक्षित जानवरों के लिए अनुसूचियों की संख्या को घटाकर 2 कर दिया गया। ठीक है, वर्मिन प्रजातियों से संबंधित अनुसूची को हटा दिया गया। CITCA को आप देखें, अनुसूचित नमूने के तहत परिशिष्टों में सूचीबद्ध नमूनों के लिए एक नया शेड्यूल सम्मिलित किया गया। ये सिटीज की बात हो रही है। ठीक है, शेड्यूल स्पेसिमेंस जो है उनके लिए यहाँ पर एक नया शेड्यूल शामिल किया गया। तो ये कुछ टिप्पणी में हमने अतिरिक्त जानकारियों को देखा, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद अब आगे चलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं CRZ को, यानी कोस्टल रेगुलेशन जोन, तटीय विनिमयन क्षेत्र। खास बात इसमें क्या है, तो पहली बार वर्ष 1991 में इसके लिए अधिसूचना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत जारी की जाती। ठीक है, यहाँ संदर्भ किस अधिनियम का लिया गया है, 1986 वाला जो एक्ट है उसका, और मिनिस्ट्री कौन सी है तो बताने की आवश्यकता ही नहीं। हाँ, समय इसका 1991 का है। कुल मिलाकर हमारे तटीय पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए उपाय जारी करने के आदेश के साथ इसको जारी किया गया था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा तटीय विनिमयन क्षेत्र यानी कोस्टल रेगुलेशन जोन्स घोषित किए जाते हैं। इसमें कौन से अधिनियम का संदर्भ लिया जाता है ये आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद अगला फैक्ट आप देख रहे हैं, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम। अब जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 का है। कुल मिलाकर इसमें खास बात क्या है, तो उद्देश्य सीधी बात की जो जल प्रदूषण है उस पर रोकथाम लगाना, उसमें जो स्वच्छ जल है उसकी उपलब्धता को बढ़ावा देना। इसको लागू किया गया था 1974 में, तारीख आपने ऊपर भी देखी है। एक बार इसमें संशोधन किया गया 1988 में, और जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977 में अधिनियमित किया गया था। ये उपकर अधिनियम है, ठीक है, सेस एक्ट, इसको इनेक्ट किया गया था, वो तारीख है 1977, ताकि कुछ प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को संचालित करने वाले व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जल पर उपकर यानी सेस लगाने और उसे कलेक्ट करने का प्रावधान किया जा सके। ये इसमें कुछ खास बात, ठीक है। तो इसमें जो समय है और उसके साथ जो एक्ट आए हुए हैं उनको आपको ध्यान देना है। अच्छा, इसके बाद अगला हम देखने वाले हैं वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट ऑफ 1977, जिसका जिक्र आपने यहां पर देखा था। तो इसमें खास बात क्या है, देखें, जल उपकर अधिनियम जो है ये केंद्रीय और राज्य प्रदूषण बोर्डों के खर्चों को पूरा करने के उद्देश्य से, क्योंकि अपना काम करने के लिए इन्हें पैसे की आवश्यकता, वित्त की आवश्यकता होगी, और आमतौर पर सरकार को पैसा कहाँ से मिलता है, टैक्स से मिलता है। तो इसी के लिए संसाधन उत्पन्न करने के लिए इसको पारित किया गया था, ताकि कुछ पैसा भी मिलता रहे।
तो इस अधिनियम में प्रदूषण नियंत्रण के लिए आर्थिक प्रोत्साहन दिया गया है और इसके अंतर्गत स्थानीय अधिकारियों और कुछ जो नामित उद्योग हैं उनको जल अपशिष्ट निर्वहन के लिए उपकर का भुगतान करने की अनिवार्यता होती है। ठीक है, उनके लिए ये जो सेस है, एक तरह का टैक्स है, इसको पे करना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये चीज आप देख रहे हैं। आगे आप देखें यहाँ पर सीपीसीबी को, यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और ये एक वैधानिक संगठन है। पूछा जाता है संवैधानिक है, कैसा है, तो ये एक वैधानिक संगठन है। गठन इसका सितंबर 1974 में किया गया था। इसके लिए एक अधिनियम का प्रावधान आता है, यह है जल प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण अधिनियम, जिसे कि आपने पीछे देखा था। मतलब वही 1974 वाला एक्ट है, उसी के प्रावधानों के तहत ये सीपीसीबी स्थापित होता है। और सीपीसीबी को वायु प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत भी शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो इसमें 2 अधिनियमों का हाथ है इसे ताकत देने के पीछे। प्रावधान तो देखिए जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम के ही थे, यानी 1974 वाले, लेकिन इसमें जो इसकी कार्यप्रणाली है उसमें यह सहयोग ग्रहण करता है वायु प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1981 का भी। तो दोनों एक्ट इसमें दिखाई देते हैं। फिलहाल इस बोर्ड का नेतृत्व इसके अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है और अध्यक्ष को केंद्र सरकार ही नियुक्त करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ अपॉइंटमेंट होती है। ये हमने सीपीसीबी को देखा। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। अब ये जो अधिनियम है इसे आप वायु अधिनियम भी कह सकते हैं। भारत में वायु प्रदूषण की जो बिगड़ती दशा है उसके हानिकारक प्रभावों को रोकने और नियंत्रित करने के उद्देश्य से भारतीय संसद के द्वारा इसको पारित किया गया था। ये एक खास बात है। अब यहाँ संदर्भ लिया गया है कि जून 1972 में, तारीख है 1972 की, मतलब समय है 1972 का, जो स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था मानव पर्यावरण पर आयोजित, उसमें जो निर्णय लिए गए थे असल में, उनको लागू करने के उद्देश्य से संसद के द्वारा इस अधिनियम को लाया गया था। ठीक, स्टॉकहोम कन्वेंशन में सभी देशों ने जो शामिल हुए उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता जताई कि नहीं, हम इसमें जो विचार व्यक्त किए गए हैं उस पर अपनी दिशा में काम करेंगे। तो यहाँ पर अब क्षेत्रीय स्तर पर कुछ कानून बनाने पड़ेंगे, तभी तो हम उन प्रावधानों को लागू कर पाएंगे। तो उसी के लिए ये तमाम अधिनियम आते हैं, जिनमें से कि ये भी एक। ठीक है, इसको भी आप देख लें। और आप देखें इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है, तो सीधी बात है, जैसा नाम है काम है, इसमें उद्देश्य में कोई खास अंतर नहीं है। वायु प्रदूषण को रोकना, वायु की गुणवत्ता सुधारना और वायु प्रदूषण को कम करना, न सिर्फ रोकना बल्कि नियंत्रित करके कम करना। ठीक बात है। अब आगे चलते हैं। सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, और ये 1991 का है। तो सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम यानी पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस PLI एक्ट जो 1991 का है, इसमें आप देखेंगे इसके अंतर्गत 179 प्रकार के रसायनों, यौगिकों और ज्वलनशील पदार्थों तथा इनके जो अन्य वर्ग हैं उनको संभालने वाले उपयोगकर्ता उद्योगों के लिए किसी भी रासायनिक आपदा के कारण उत्पन्न होने वाली देनदारियों को कवर करने के उद्देश्य से एक बीमा पॉलिसी की सदस्यता लेना उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया। किसी भी तरह की दुर्घटना होती है तो उसके लिए कवरेज, बीमा का कवरेज यहाँ मिलेगा, तो ये उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया। और यह देनदारियां उन प्रभावित लोगों को देय होंगी जो नो फॉल्ट बेसिस, पूर्ण देयता पर श्रमिक न हो। ठीक है, नो फॉल्ट बेसिस पर वो श्रमिक ना हो, उनके लिए ये देय होंगी, मतलब उनको देय होंगी। तो ये एक खास बात है। बीमा कवरेज की बात हो रही है और ये समय है आपका 1991 का। 179 प्रकार के रसायनों को इसमें शामिल किया गया था। कुल मिलाकर सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम जो है, इसका उद्देश्य वही है जो आपने पीछे देखा कि खतरनाक पदार्थ को संभालने के दौरान अगर किसी भी तरह की दुर्घटना हो जाती है, जो कि अक्सर होती, तो पीड़ितों को उनके नुकसान के लिए मुआवजा मिल सके। और खतरनाक पदार्थ के उत्पादन या भंडारण के मालिक को भारी दंड से बचाने का भी उद्देश्य है। बेचारा अगर मुआवजा नहीं दे पाया तो लोग जो है वो उसे पहले तो पकड़ के पीट सकते हैं। दूसरी बात यह है कि सरकार की ओर से भी दंड का विधान होता है, तो उस कठोर दंड से वो बच सके, क्योंकि जानबूझकर कोई भी नुकसान नहीं करना चाहेगा। हाँ, ठीक है कि जो मानक, सुरक्षा मानक है, उसमें लापरवाही हो सकती है। हर बड़ी संस्था में ऐसी लापरवाहियां देखने के लिए मिलती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी पूंजी उससे छीन कर उसको दिवालिया कर दिया जाए। तो उससे बचाने के लिए भी लाया गया है, सिर्फ इसमें एक तरफा काम नहीं है। ठीक है, इसको आप देख रहे हैं। आगे आप देख रहे हैं पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम। अब ये क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 का है, ये काफी पुराना है। कुल मिलाकर इसमें आप देखें, प्रशंसित नृत्यांगना और पशु प्रेमी थी रुक्मिणी देवी अरुंडेल। भारत की संसद, उनके द्वारा लिखा गया है, रुक्मिणी देवी अरुंडेल के द्वारा इसको लिखा गया है और भारत की संसद ने इसे पारित किया है। 1960 में यह अधिनियम आता है जानवरों को अनावश्यक दर्द या पीड़ा देने से रोकने और पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम से संबंधित कानूनों में संशोधन के उद्देश्य से इसको अधिनियमित किया गया था। यह निहायत ही एक सार्थक पहल थी। ठीक है, और रुक्मिणी देवी अरुंडेल
ये राजनीति से भी जुड़ी हुई हैं और पर्यावरण से भी इनका संबंध है। यहाँ तक कि कला के क्षेत्र में भी इनका नाम बहुत सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। तो ये एक जानी मानी शख्सियत है। हमने देखा पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, ये 1960 का था। और यहाँ देख लीजिए इससे संबंधित कुछ और बातें, जैसे कि इस अधिनियम का विधायी उद्देश्य क्या था। तो इसका जो लेजिस्लेटिव इंटेंट था, इसमें खास बात यह थी कि जानवरों को अगर आप अनावश्यक दर्द देते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं, तो उसमें सरकार आपको पाबंदी लगाएगी इस अधिनियम के माध्यम से। और खास बात यह कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना 1962 में जो की गई थी, वो इसी अधिनियम की धारा 4 के तहत की गई थी। ठीक है, तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है भारत में इसी के प्रावधानों के तहत स्थापित हो पाया। यह अधिनियम 1960 का है और 1962 में ये अस्तित्व में आता है। तो ये कुछ आपने देखा। अब यहां पर हम देखने वाले हैं पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम, केस संपत्ति, पशुओं की देखभाल और रख रखाव अधिनियम। और ये अधिनियम जो है ये 2017 का है। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ केस प्रॉपर्टी एनिमल्स रूल्स 2017। अब ये जो अधिनियम है, इसमें इसे तैयार कैसे किया गया है, तो ये नियम है असल में जो कि अधिनियम 1960 वाला ही है, उसी के प्रावधानों के तहत तैयार किया गया है। ठीक है, इस रूल को, इस नियम को, ध्यान दीजिएगा ये अधिनियम नहीं है, तो इस नियम को तैयार किया गया है जो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम अभी जस्ट आपने पीछे देखा है, उसी के प्रावधानों के तहत। ठीक, ये इसमें बात है और ये 2017 का है। और इन नियमों के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को उपरोक्त अधिनियम के तहत, जो ऊपर वाला आपने 1960 वाला अधिनियम देखा था, उसके तहत मुकदमे का सामना कर रहे मालिकों के मवेशियों को जब्त करने की अनुमति दी गई। ठीक है, मतलब जो भी कैटल हैं उनके ऑनर को, ऑनर के ऊपर अगर कोई आरोप लगा हुआ है, मुकदमा चल रहा है, तो उसके जितने भी मवेशी हैं उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। जब्त करने का मतलब ये नहीं कि उन्हें बलि चढ़ा दिया जाएगा, मतलब उनकी देखरेख अब सरकार का उत्तरदायित्व होगा। इसके बाद अब आगे चलते हैं। उपरोक्त के पश्चात संबंधित जानवरों को अस्पताल, पशु आश्रय स्थलों इत्यादि में भेजा जाएगा। और गोद लेने की भी व्यवस्था है, अगर कोई चाहे, पालना चाहे तो गोद ले सकता है, लेकिन उसके लिए फिर सरकारी कार्रवाई होगी। तो ये सारे प्रावधान आपने देखे। सुनने में ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है कि जानवरों को अस्पताल भेज दिया जाएगा अगर बीमार हैं या घायल हैं, या फिर पशु आश्रय स्थल भेज दिए जाएंगे। जैसे अभी गोवंशों को पकड़ पकड़ कर जो गौशालाएं हैं, टेम्पररी गौशालाएं बनाई गई हैं, वहां पर भेजा जा रहा है। लेकिन वहां पर कितनी अच्छी व्यवस्था होती है ये सब जानते। न ठीक से चारे का बंदोबस्त होता है, न सफाई होती है, न उन्हें भरपेट खाना मिलता है, बीमार हो गए तो दवा समय पर नहीं मिलती है। तो वहां जाना एक तरह से धीमी मौत है। ठीक है, यहाँ तो रोड एक्सीडेंट में एक झटके में काम तमाम हो जाएगा, या जो गोवध वाले हत्यारे हैं वो ढोकर ले जाएंगे तो वो एक बार मशीन चलाएंगे, गला अलग हो जाएगा। लेकिन जो सरकारी गौशालाओं में गोवंशों की दशा आजकल है ना, वो इससे ज्यादा दयनीय है। ठीक है, मैंने देखा है बहुत सारे पशुओं को ऐसे धीमी मौत मरते हुए, उसमें अपना वश भी नहीं चलता है। तो इस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। सिर्फ लिख देना, कागज पर लिख देना, पर्यावरण और जीव दया ऐसा मामला नहीं है, धरातल पर करने वाली चीज। फिलहाल अब आगे चलते हैं। मद्रास जंगली हाथी संरक्षण अधिनियम को देख लेते हैं। ये काफी पुराना है, 1873 का है, और इसका उद्देश्य तमिलनाडु में जंगली हाथियों को नष्ट करने पर रोक लगाकर उनकी रक्षा करना है। ठीक है, उल्लंघन अगर करते हैं तो कठोर दंड का प्रावधान है। और सरकारी भूमि पर नर हाथियों की शूटिंग के लिए लाइसेंस जारी करने की अनुमति इसने कलेक्टर को दी थी। और 1 अक्टूबर 1873 को प्रभावी यह अधिनियम जो है, ये तमिलनाडु मर्ज स्टेट लॉज अधिनियम 1949 के माध्यम से पुदुकोट्टई राज्य तक भी विस्तारित किया गया था। ठीक है, ये एक चीज आप देख रहे हैं, तो इसको आपने देखा। अब इसमें आप देखें कि जो पुराने अधिनियम थे, वहां से इन जंगली हाथियों से मतलब यहाँ पर एशियन एलिफेंट से है, तो ये जो भारतीय एशियाई हाथी थे, इनके शिकार की यहाँ पर एक तरह से राह निकल आई थी। और अंग्रेज तो मुंह मांगी मुराद उन्हें मिल गई थी, तो वो किसी भी हाथी को पागल और गुस्सैल घोषित करके गोली से शूट करने की मंशा रखते थे। तो उनके संरक्षण के लिए यहाँ पर कुछ अधिनियम और प्रयास आप देख रहे हैं। तो ये चीजें आपने देखी। अब आइए आगे चलते हैं, वन्य पक्षी संरक्षण अधिनियम को देख लेते हैं। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए पहला कानून 1887 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, और इसे वन्य पक्षी संरक्षण अधिनियम भी कहा जाता है। अब इस कानून के तहत मारे गए या पकड़े गए जंगली पक्षियों को अपने पास रखना और बेचना गैर कानूनी था। मार दिए गए हैं तो फिर बेचा जा रहा है तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर उन्हें पकड़ा गया है और पकड़कर बेचा जा रहा है तो ये गैर कानूनी माना जाएगा। अब जंगली पक्षियों की श्रेणी में कौन आएंगे, ये अंग्रेज निर्धारित करेंगे। अब इसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ देख रहे हैं आप बंगाल गैंडा संरक्षण अधिनियम। ये भी काफी पुराना है, 1932 का है। तो ये जो अधिनियम है, इसका उद्देश्य था बंगाल में जंगली गैंडों की रक्षा करना, जिसमें कि आत्मरक्षा या लाइसेंस प्राप्त कार्यों के अपवादों के साथ उनकी हत्या, कब्जा या चोट पहुंचाने पर
प्रतिबंध लगाया गया था। यानी आम आदमी उनको चोट नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन अंग्रेज जिनके पास लाइसेंस, उनकी बपौती होती थी, वो इन्हें जब चाहे तब शूट करके इनके खाल और सींग का और तस्करी के लिए इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है, जब उनकी इच्छा करे। तो ये अंग्रेजों के पक्षपाती कानून थे। फिलहाल इसमें एक प्रावधान है जिसे कि हमें जानना चाहिए। और इसने स्थापित किया कि कोई भी पकड़ा गया या मारा गया गैंडा राज्य की संपत्ति बन गया है, और उल्लंघन के लिए इसमें अगर कोई उसमें उल्लंघन करता है नियम का, तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। इस अधिनियम को बंगाल गैंडा संरक्षण निरसन अधिनियम 2022 के द्वारा निरस्त कर दिया गया, जिसने पुष्टि की कि 1932 के अधिनियम के तहत ही जितनी कार्रवाइयां होती हैं, यहां देखें, 1932 के अधिनियम के तहत की गई सारी कार्रवाइयां वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वैध होंगी, लेकिन सिर्फ वही कार्रवाइयां जो कि इनके संरक्षण के लिए। ये नहीं कि लाइसेंस प्राप्त करने का मतलब सीधा है कि हमें खुली छूट मिल जाए। तो आम जनता भले न स्वीकार कर पाए, लेकिन जो रईस लोग हैं या फिर सरकारी आदमी हैं, वो खुलेआम ये काम कर सकते थे। तो वैसा प्रावधान आज नहीं है, और गैंडों की तादाद भी अब वैसी नहीं। इसके बाद आप यहाँ हाथी संरक्षण अधिनियम को देख रहे हैं। ये बाद वाला है, 1879 का है, 1879 का। तो ये जो एलिफेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, इसमें प्रावधान क्या था? ये एक भारतीय कानून था, वो तो आप जानते ही हैं। कुछ परिस्थितियों को अगर छोड़ दिया जाए, कुछ स्पेशल यहाँ पर सिचुएशन थी, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो जंगली हाथियों को मारने, चोट पहुंचाने या पकड़ने पर इसमें रोक लगाई गई थी। और इस अधिनियम ने सरकारी स्वामित्व वाले जंगल या बंजर भूमि पर जंगली नर हाथियों के शिकार के लिए लाइसेंस देने की भी अनुमति दी थी। हालांकि 1972 का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, जिसमें कि कठोर दंड का प्रावधान है, अब हाथियों को भी शामिल कर लिया गया है। 1879 के अधिनियम को निरर्थक बना देता है तब, क्योंकि यहां तो नर हाथियों को शिकार करने की अनुमति दी गई थी, क्योंकि ज्यादातर तबाही नर हाथी ही फैलाते थे, ठीक है। झुंड का नेतृत्व आमतौर पे मादा करती है और वरिष्ठ सदस्य करता है, लेकिन जो नर हाथी, अभी युवा नर हाथी होते थे, वो भूख लगने पर अपने इंसानी बस्तियों में घुस जाते थे। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर उन्हें शूट करने की लाइसेंस, मतलब लाइसेंस अंग्रेजों के पास हुआ करता था, तो वो प्रावधान अब यहाँ निरर्थक सिद्ध होते हैं। तो ये अधिनियम बहुत काम का नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ देखें, बैटरी प्रबंधन और हैंडलिंग अधिनियम है, और ये अधिनियम नहीं है, असल में एक रूल है, नियम है 2001 का। तो पर्यावरण वन मंत्रालय के द्वारा 16 मई 2001 को बैटरी प्रबंधन और हैंडलिंग नियम, इसको अधिसूचित किया गया, जिसमें कि उत्पादन पर बैटरी अपशिष्ट निपटान को प्राथमिकता दी गई, ठीक है। बैटरी वेस्ट जो है उसके डिस्पोजल, प्रोडक्शन के दौरान जो डिस्पोजल उसका डिस्पोज करना है, डिस्पोज करने लायक जो चीजें हैं, उनके संबंधित जो निपटान है, उसको इसमें वरीयता दी गई। तो ये नियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत आता है और पूरे भारत में लागू है। इसका उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरणीय खतरों को कम करना, सीधी बात है, अधिनियम से आप वैसे भी समझ गए। और इसके लिए फिर लेड एसिड बैटरियों के संग्रह और पुनर्चक्रण को विनियमित करना, यहाँ वहां न फेंक दिया जाए निपटान करने के चक्कर में, उस पर ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखने वाले हैं, इसमें खास बात यह है कि बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन, आजकल बैटरी चालित बहुत सारी चीजें, ठीक है, छोटी बैटरी, बड़ी बैटरी। तो बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन एक गंभीर वैश्विक मुद्दा है, सिर्फ देशी मुद्दा नहीं है, पूरी दुनिया की समस्या है। और इसके लिए हवा, पानी और मिट्टी के प्रदूषण को रोकने हेतु रणनीति बनाने की आवश्यकता है। तो ये प्रयास उसी दिशा में। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय वन रोपण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड, ये NAEB है, ठीक है। इसका पूरा नाम आप यहां देख रहे हैं, नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड। तो अब इसकी स्थापना अगस्त 1992 में भारत में वन रोपण, पारिस्थितिकी बहाली और पारिस्थितिकी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। तो इसके कार्यों में, मतलब जो NAEB है, इसके कार्यों में योजना बनाना और कार्यान्वयन करना दोनों शामिल है। योजना भी बनाएगा और उसको इम्प्लीमेंट भी करेगा, ये दोनों इसके प्रावधानों में शामिल है। फिलहाल वन क्षेत्रों और उसके आसपास की जमीन को बहाल करने के लिए एक तंत्र विकसित करना, ये NAEB का उद्देश्य होता है। तो इसको आप देख रहे हैं। और NAEB वन रोपण, वृक्षारोपण और पारिस्थितिकी बहाली के लिए कार्य योजनाओं की निगरानी और समन्वय करता है। इसका जो काम है वो भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न बन सकता है, हालांकि ये ज्यादा कठिन हो जाएगा, लेकिन अब आयोग के प्रश्नों का स्तर बढ़ता जा रहा है। तो राष्ट्रीय वन रोपण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड से संबंधित निम्नलिखित मुद्दों पर या तथ्यों पर विचार करिए। अब नीचे कुछ 4 स्टेटमेंट देकर यही सारे फैक्ट आपके सामने रख दिए जाएं, उसमें से जो गलत है उसकी पहचान आपको करनी है, या जो सही है उसकी पहचान। तो सही जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। कुछ और खास बातें यही NAEB के बारे में है। ग्रामीण समुदायों की जरूरतों को पूरा करने और पारिस्थितिकी सुरक्षा के लिए वन क्षेत्र को बहाल करना इसका उद्देश्य है। साथ में आप देख रहे हैं कि उन क्षेत्रों पर भी अपना ध्यान फोकस करता है जो कि पारिस्थितिकी रूप से काफी ज्यादा नाजुक है, जैसे कि आपका पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र हो गया, अरावली हो गया, वेस्टर्न घाट पूरा ही, ठीक है, इस तरह के इलाके।
और यह वन क्षेत्रों के साथ साथ उनके आसपास की जमीन, राष्ट्रीय उद्यान वहां पर अगर है, अभ्यारण्य है या कोई और प्रोटेक्टेड एरिया है तो उस पर भी अपना ध्यान केंद्रित करेगा। यानी एक बहुआयामी इसका काम है। तो ये आप देख रहे हैं। इसके बाद अब आगे चलते हैं। यहां देख रहे हैं आप बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। तो ये जो जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ही इसमें काम करेगा, मामला जो कि पर्यावरण का है। बाकी इसके द्वारा स्थापित बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, इसका उद्देश्य क्या था? सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बायोमेडिकल अपशिष्ट के प्रबंधन को बढ़ावा देना। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट जो है उसके प्रबंधन को, उसके मैनेजमेंट को बढ़ावा देना, ये इसका पर्पस था। अब जो अपशिष्ट है उसे हम कुछ 4 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। नियम स्रोत पर प्रभावी पृथक्करण को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा एक खास बात यह है कि 2 वर्षों के भीतर क्लोरीन युक्त प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना अनिवार्य बना दिया गया है। ठीक है, अनिवार्य प्रावधान इसमें शामिल है। कुल मिलाकर हानिकारक सामग्रियों को कम करना, जितनी भी अपशिष्ट है उनके अंदर जितने भी हानिकारक रसायन है, सामग्रियां हैं, उसका निदान करना इसका उद्देश्य है। क्लोरीन युक्त जो प्लास्टिक है उसको चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की भी इसमें बात कही गई। ये कुछ फैक्ट आप याद रखिएगा, बाकी समय याद रखिएगा। ये 2016 का है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुल मिलाकर ये नियम जो है ये बायोमेडिकल अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाता है और ये सुनिश्चित करता है कि जो स्वास्थ्य सेवा है या इस तरह की सुविधाएं हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य की रक्षा है, वो सब हम यहाँ ध्यान में रखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने पर्यावरण का भी ध्यान रखेंगे। ये नहीं कि स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के चक्कर में हम प्रकृति का स्वास्थ्य खराब करें, क्योंकि अगर प्रकृति को हमने अस्वस्थ किया, अपने पर्यावरण को अस्वस्थ किया, तो हम भी बहुत समय तक सेहतमंद नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो इसी पर्पज से इसको लाया गया है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। अगला देखते हैं, खतरनाक और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन सीमा पार संचलन नियम। ये जो हेजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट वाला काम है, इसके लिए रूल बना हुआ है और ये भी रूल जो है ये 2016 का ही। ठीक है, तो ये जो नियम है ये क्या कहते हैं? भारत में खतरनाक और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन और सीमा पार आवागमन नियम जो है ये खतरनाक अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान और पुनर्चक्रण पर ध्यान केंद्रित करता है। सबसे बड़ी समस्या आजकल यही है, जो हम लोग उत्पादन कर रहे हैं, जितनी भी चीजें अपनी सुविधा के लिए बना रहे हैं, चाहे वो बैटरी हो या कुछ भी, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी कोई दवा हो या कोई रसायन हो या किसी भी तरह की कोई चीजें हो, कोई डिवाइस हो, तो उसका जब बाद में इस्तेमाल खत्म हो रहा है या उसके इस्तेमाल के दौरान निकलने वाली जो फालतू चीजें हैं, वेस्ट है, वो बायोडिग्रेडेबल आमतौर पे नहीं होता है। अब ऐसे में वो पर्यावरण में लंबे समय तक पड़ा रहता है, शामिल रहता है। अब एकदम निष्क्रिय है, न्यूट्रल है तो अलग बात है, लेकिन न्यूट्रल इस तरह के अपशिष्ट होते नहीं है। जब वो लंबे समय तक मिट्टी में दबे हुए हैं या हवा में शामिल हो गए या जल में चले गए, कचरे के तौर पे बहा दिए गए, तो वहां पर वो बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाते हैं, वहां की बायोडाइवर्सिटी को नष्ट करते हैं और हमारे पूरे पर्यावरण को असंतुलित करते हैं। तो इसके लिए इन पर ध्यान केंद्रित करना बहुत आवश्यक है। तो यहां भी आप देख रहे हैं कि खतरनाक और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन और सीमा पार संचलन अधिनियम नियम जो है उसको लागू किया गया है। मुख्य प्रावधान क्या है? तो मुख्य प्रावधानों में रोकथाम और पुनर्चक्रण को प्राथमिकता देने वाला अपशिष्ट प्रबंधन पदानुक्रम, केवल पुनर्चक्रण या पुनः उपयोग के लिए खतरनाक अपशिष्ट के आयात पर प्रतिबंध और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दी गई जो अनुमतियां हैं वो सब कुछ इसमें शामिल की गई। तो मेन मुद्दा इसमें रिसाइकलिंग का है। रिसाइकलिंग की जाए और अगर रिसाइकलिंग के काबिल नहीं है तो उसका ऐसा निदान किया जाए, ऐसा उसका विघटन कर दिया जाए कि वो प्रकृति के लिए कम से कम हानिकारक न रह जाए। तो ये एक खास बात है। और मजे की बात यह है ना कि इस तरह के जो नियम होते हैं इसमें एक बात पर फोकस किया जाता है कि लंबे समय तक पर्यावरण में रहना चाहता है तो रहा करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ा रहे उससे हमें नहीं मतलब है, लेकिन पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान में रखा जाता है और मेन मुद्दा भी फिलहाल वही है, उतने से निपट ले, वही बहुत बड़ी बात। इसके बाद कुछ और खास बातें इसी में। नियम जो है ये अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया स्थापित करता है। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ना, ये सिंगल विंडो क्लियरेंस वाला सिस्टम है और उसके अनुमोदन को ये व्यवस्थित करता है और अतिभोगियों को सुरक्षित अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उत्तरदायी ठहराता है। ठीक है, जो ज्यादा बल्क यूजर्स हैं, जो बड़े पैमाने पर इस तरह के संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि पर्यावरण के लिए घातक अपशिष्टों का निर्माण कर रहे हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ बनती है कि वो इसका निपटान करें और प्रशिक्षण और उचित उपकरणों के माध्यम से श्रमिकों की सुरक्षा भी वहां पर सुनिश्चित हो सके। क्योंकि इस तरह के घातक रसायन और घातक उत्पादों का अगर कोई फैक्ट्री, कोई संस्थान या कोई कारखाना यूज कर रहा है तो वहां का जो मालिक है वो तो सीधे हाथ उसमें डालेगा नहीं, वहां पर जो काम करने वाले वर्कर्स हैं वही पहले संपर्क में आएंगे। मालिक तो बैठ के पैसा गिनेगा, मतलब मेहनत वो भी करता है, लेकिन ये सब जो काम है ये किसके माध्यम से करवाए जाते हैं? ये जो वहां पर लेबर है, जो वर्कर्स हैं, उनके माध्यम से होते हैं।
वो बेचारे बिना किसी सुरक्षा मानदंड को अपनाए इस काम में शामिल होते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि ये केमिकल, ये जो काम हम कर रहे हैं, ये हमें कितना नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो उनकी भी सुरक्षा यहाँ पर सुनिश्चित होनी चाहिए। और सरकार इस तरह की लंबी लंबी बातें तो खूब करती है, लेकिन जब खुद अपने पर आती है तो यहाँ सरकारी नियम ढीले पड़ जाते हैं। जैसे आप देखें यहाँ जादूगोड़ा की जो यूरेनियम की खदानें हैं, आपने सुना होगा वहां से अच्छा खासा रेडियो एक्टिव पदार्थ प्राप्त होता है यूरेनियम की। वहां पे पहले तो सर्वे किया गया, उसके बाद मालूम होता है कि नीचे यूरेनियम दबा हुआ है। और उसके बाद वहां की जो लोकल जनजाति थी, आदिवासी समुदाय था, उससे सहयोग लेकर वहां उत्खनन शुरू कर दिया जाता है। मतलब कंपनी वहां पर अपना पूरा झंडा वगैरह गाड़ती है, उसके बाद जो खोदने का काम और वहां से यूरेनियम को निकालने का काम है वो वहां के लोकल आदिवासियों को, जो ट्राइबल लोग हैं, उनको दे दिया जाता है। और उन बेचारों को काम मिलता है, बदले में कमाई होने लगती है। तो उन्हें ज़्यादा दूर लकड़ी बेचने और ये सब काम करने नहीं जाना पड़ता है, नज़दीक में ही सब कुछ हो जाता है, फैक्ट्री लग जाती है। तो इससे ज़्यादा उनके लिए बढ़िया कुछ नहीं है। अब वो ये तो जानते नहीं है कि वो अल्फा बीटा गामा क्या होता है, या रेडियो एक्टिव जो विकिरण है वो क्या होता है, क्या नुकसान पहुंचा सकता है। अब स्थिति ये हो गई है कि वहाँ की जो लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उनमें स्थायी अपंगता की शिकायत देखी जा रही है। वहाँ कोई अपनी बेटी नहीं ब्याहना चाहता है, वहाँ पे लोग स्थायी अपाहिज पैदा हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि कभी न्यूक्लियर ब्लास्ट वहाँ पे हुआ था। तो सुरक्षा मानदंडों को अपनाए बिना वो खुले हाथ से ऐसे यूरेनियम के जो टुकड़े हैं और केक हैं उनको छुआ करते हैं। वहाँ पे जो यूरेनियम की उसकी माइनिंग होती है, वहाँ से निकलने वाला जो वेस्ट है पानी में ऐसे बहा दिया जाता है, तो पानी भी दूषित हो गया है। तो ये सरकारी जो मानदंड है ये भी इस मामले में ढीले रहते हैं। ठीक है, फिलहाल ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कहा गया है। और इसके बाद यहाँ देख रहे हैं आप, ये खतरनाक और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन सीमा पार संशोधन अधिनियम है। यहाँ जो आपने देखा था ना, ये सामान्य नियम था और ये 2016 का था, और यहाँ पर ये संशोधन अधिनियम है। तो इसमें संशोधन किया गया है, कुल मिलाकर इसे अपडेट किया गया है समय के साथ। ठोस अपशिष्ट, जो ठोस प्लास्टिक अपशिष्ट है, उसके आयात पर प्रतिबंध प्रदूषण को कम करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक है, ठोस प्लास्टिक अपशिष्ट के आयात पर प्रतिबंध, ये आप इसमें याद रखिएगा। और क्या खास बात हो सकती है? रेशम अपशिष्ट निर्यातकों के लिए छूट और दोषपूर्ण विद्युत घटकों की वापसी उद्योगों के लिए अनुपालन को सरल बनाती है, ये एक खास बात है। और जल और वायु प्रदूषण अधिनियमों के तहत पहले से ही विनियमित उद्योगों के लिए खतरनाक और अन्य अपशिष्ट नियमों के तहत प्राधिकरण से छूट जिम्मेदार अपशिष्ट निपटान को प्रोत्साहित करती है। कुल मिलाकर अपशिष्ट निपटान की बात यहाँ भी है, प्रावधान भी वही है कमोबेश, लेकिन उनके नियमों को थोड़ा सा अपडेट किया गया है समय की आवश्यकता के हिसाब से। कुल मिलाकर इस उपाय का उद्देश्य व्यवसायों के लिए सुचारू परिवहन प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाते हुए पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। भाई, अपशिष्टों का जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको अगर हम प्रभावी तरीके से कर पाए, ठीक है, जो हानिकारक वेस्ट है, इस तरह के वेस्ट हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसका हम सही तरीके से प्रबंधन कर पाए, उनका निपटान ठीक तरीके से कर पाए, तो इससे हम पर्यावरण को ही बेहतर बना रहे हैं। तो वो तो इसमें जुड़ा ही है। आगे बढ़ते हैं, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम को देख लीजिए, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। अब यह जो अधिनियम है ये ऊर्जा खपत के लिए मानक स्थापित करके ऊर्जा ऑडिट को अनिवार्य करेगा। साथ में पहलों की देखरेख के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी बीई बना के भारत में ऊर्जा दक्षता और स्थिरता को बढ़ावा देगा। ठीक है, तो एनर्जी ऑडिट्स यहाँ दिया हुआ है, आप देख रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर एनर्जी कंज्यूमशन, मैंडेटिंग एनर्जी ऑडिट्स एंड क्रिएटिंग द ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, जिसे कि आप बी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसमें पूरा जो ऊर्जा दक्षता और स्थिरता को बढ़ावा देने का प्रोग्राम है, इसको आपने देखा। कुल मिलाकर अधिनियम का उद्देश्य तो आपने देख लिया, और साथ में इसमें प्रावधान दिए हुए हैं। ये कुल जो कुशल निर्माण है, ठीक है, कुशल निर्माण का मतलब जो एनर्जी कंजर्वेशन से संबंधित कुशल निर्माण, कुशलता कई मायनों में हो सकती है ना, लेकिन यहाँ पर हम बात एनर्जी कंजर्वेशन की कर रहे हैं। तो कुशल निर्माण के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता पेश करता है, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, ये इसके द्वारा पेश किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरणीय जोखिम को कम करना, ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देना। जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये पूरे देश में संरक्षण प्रयासों को प्रोत्साहित करेगा। ये उस समय के प्रावधान थे, ठीक है, 2001 की बात हो रही है ना। और कुल मिलाकर यह व्यापक ढांचा भारत में अधिक टिकाऊ ऊर्जा भविष्य को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। धारणीय विकास और सस्टेनेबल एनर्जी की बात हम लंबे समय से करते आ रहे हैं, ठीक है, तो ये सस्टेनेबल एनर्जी और एनर्जी इफिशियंसी, साथ में एनर्जी कंजर्वेशन की दिशा में एक कदम, इसे आपने देखा। और आइए अब आगे चलते हैं। ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम जो कि 2022 में आया, तो ये जो कंजर्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट था, इसे पास किया गया देश में बढ़ती हुई ऊर्जा की आवश्यकताओं को देखते हुए जीवाश्म ईंधन पर हम निर्भरता को कम करें,
इसी के लिए इसको पारित किया गया। 1 जनवरी 2023 को ये लागू होता है और कुल मिलाकर इसमें ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने की बात की जाती है और उसके लिए हम नवीकरणीय ऊर्जा यानी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको आधार बनाएंगे। ठीक है, उसको बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक ढांचा विकसित करेंगे, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलप करेंगे कि हम जो नवीकरणीय ऊर्जा है, अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं, उनका दोहन करें, जो कि जल्दी नष्ट होने वाले नहीं है। सौर ऊर्जा हमारे लिए बहुतायत है, जहां पर विंड एनर्जी उपलब्ध है, जहां टाइडल एनर्जी उपलब्ध है, उन सब चीज़ों का हम इस्तेमाल करें। लेकिन जो फॉसिल फ्यूल पर हमारी निर्भरता है उसको हम काफ़ी हद तक कम कर सकें और एक बार एक सीमा तक जाकर ख़त्म कर सकें, जिससे कि पर्यावरणीय जोखिम भी कम होगा। इन्वायरमेंट को जो हम लगातार चूस रहे हैं और नुकसान पहुंचा रहे हैं, तमाम ग्रीन हाउस गैसों का यहाँ से इमिशन हो रहा है, कार्बन पार्टिकल्स निकल रहे हैं, तमाम तरह की समस्याएं हो रही हैं, तो उससे निजात मिल जाएगी। ठीक है, तो ये संशोधन इसमें हुआ। और कुछ खास बातें हैं जैसे कि कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग, इसकी सुविधा प्रदान करके गैर जीवाश्म ईंधन जो है, नॉन फॉसिल फ्यूल, उनका उपयोग करना और उसके उपयोग को, मतलब सिर्फ उपयोग नहीं करना, उसके उपयोग को अनिवार्य बनाना तथा इमारतों और वाहनों के लिए मानक निर्धारित करना। इसका उद्देश्य है जलवायु के दायित्वों को पूरा करना कुल मिलाकर। साथ में नियामक निकायों को निकायों के जो अनुपालन है उसको प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु उन्हें सशक्त बनाना। ठीक है, जो रेगुलेटरी बॉडी इस दिशा में पहले से काम कर रही है उन्हें भी ये एम्पावर करेगा, उन्हें भी शक्ति देगा ताकि वो अपने काम को और व्यवस्थित और अच्छे ढंग से इफिशियंसी के साथ कर पाए। और साथ में सीधा मामला इसमें वही है, कार्बन क्रेडिट सुविधा प्रदान करना और जो गैर जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल है उसको बढ़ावा देना। अगला हम देखने वाले हैं नेशनल इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल। अब ये जो राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण है, 1995 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995 के माध्यम से इसकी स्थापना की थी, ताकि खतरनाक पदार्थों के संचालन से होने वाली दुर्घटनाओं से होने वाले नुकसान के लिए सख्त दायित्व दिया जा सके। ठीक है, जितने भी हैजार्डियस सबस्टेंसेज हैं उनकी हैंडलिंग में अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की यहां पर व्यवस्था थी। ये चीज आपने देखी। और अगला हम देखने वाले हैं नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये आपका NAPCC है। तो इसे भारत सरकार ने 2008 में शुरू किया था। ये एक प्लान है, एक योजना है, कार्य योजना है राष्ट्रीय स्तर की। इसको 2008 में शुरू किया गया था। जलवायु परिवर्तन एक बड़ी चुनौती है, न सिर्फ भारतवर्ष के सामने बल्कि दुनिया के सामने, और उसके द्वारा जो बहुत तरह की चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हो जाती है उसका समाधान करना बहुत आवश्यक है। और 8 समर्पित मिशनों के द्वारा बनी हुई ये योजना है। 8 समर्पित मिशन इसमें कौन कौन से हैं? ये जो डेडिकेटेड मिशन हैं इसमें पहली चीज तो यह है कि सौर ऊर्जा का विस्तार हम करेंगे, बढ़ती हुई ऊर्जा दक्षता, साथ में सतत आवास विकास, बेहतर जल का उपयोग करना, मतलब जल दक्षता को बढ़ावा देना। ये सब इसमें महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। 8 को देखना आवश्यक नहीं है। मतलब पहली चीज की फॉसिल फ्यूल पर हमारी निर्भरता कम हो सके, उसके लिए हम सोलर एनर्जी, जो कि एक रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है, उसको बढ़ावा देंगे। उसके साथ साथ दूसरी चीज यहाँ पर यह कही गई कि जलवायु परिवर्तन पर जो चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हो रही है उसमें सबसे बड़ी समस्या एक ऊर्जा संकट तो है ही है। दूसरी ये कि हम लोग जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां से जो कार्बन इमिशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लगातार रिलीज हो रही है और भी तमाम तरह के प्रदूषण फैल रहे हैं, तो उससे हमें निजात मिलेगी। दूसरी बात यह कि जो पानी है वो सीमित है। ठीक है, महासागरों में भले ही लबालब भरा हुआ है लेकिन जो हमारे उपयोग वाला पानी है वो सीमित है, तो उसका संरक्षण हर हाल में करना। तो इस संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें शामिल है। कुल मिलाकर इनकी संख्या 8 है, इसे आप देख रहे हैं। और इसके अतिरिक्त ये हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने और वनीकरण को बढ़ावा देने का भी काम करेगा। जलवायु लचीली कृषि पद्धतियों, मतलब जो आपकी क्लाइमेट रिसाइलेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, उनको विकसित करना और जलवायु परिवर्तन के बारे में लोगों को जागरूक करना, लोगों के अंदर ज्ञान वृद्धि करना, ये भी इसका उद्देश्य है। बहुत से लोग तो अभी जो भोली भाली जनता है वो जलवायु परिवर्तन को ठीक तरह से नहीं जानती। हो सकता है उन्होंने सुना हो क्लाइमेट चेंज को, लेकिन इसका असल मायना क्या है और ये कितना ज्यादा खतरनाक हो चुका है ये बहुत कम लोगों को पता है। ठीक है, आर्थिक विकास को पर्यावरणीय स्थिरता के साथ एकीकृत करके, बहुत कम से मेरा तात्पर्य यह है कि भारत में जितनी ज्यादा आबादी है उसके रेशियो में अगर देखा जाए तो बहुत कम लोग इसके असल खतरे से परिचित हैं। आर्थिक विकास को पर्यावरणीय स्थिरता के साथ एकीकृत करके NAPCC जो है, इसका उद्देश्य जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। ठीक है, साथ ही साथ जलवायु संबंधी जो प्रभाव है उनके प्रति जनसंख्या की भेद्यता को कम करना है। जनसंख्या ही असली समस्या की जड़ है। और अब आइए आगे चलते हैं। ये आपका है राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष यानी नेशनल क्लीन एनर्जी फंड, NCEF। कुल मिलाकर 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत में स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण के पहलुओं को और आगे बढ़ाना इसका उद्देश्य था। नाम से काम क्लियर है वैसे भी,
और कोयला और लिग्नाइट की बिक्री पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर यानी सेस, क्लीन एनर्जी सेस, इसके द्वारा वित्त पोषित यह प्रदूषण भुगतान करता है। इस सिद्धांत के तहत ये काम करता है। कुल मिलाकर कोयले और लिग्नाइट की बिक्री पर जो सेस लगाया जा रहा है उसके संबंध में यहाँ सिद्धांत आपको दिखाई देते हैं, और ये प्रदूषण के लिए कार्बन उत्सर्जकों को उत्तरदायी ठहराता है। हालांकि प्रदूषण में सिर्फ कार्बन उत्सर्जन ही शामिल नहीं है, लेकिन कार्बन उत्सर्जन इसका एक बड़ा शेयर है, बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है इसमें, तो उसको हम इसमें शामिल करते हैं। तो हमने क्लीन एनर्जी फंड को देखा, और यहाँ पर आप देखें ये जो एनसेफ है, ये कोयला आधारित जो बिजली संयंत्र है उनके आधुनिकीकरण का समर्थन करता है, और भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के माध्यम से अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कम ब्याज दर पर ऋण भी उपलब्ध कराता है। स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान को ये वित्त पोषित करता है। 2017 में इसके लिए मतलब जो राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्य हैं उनके साथ संरेखित करते हुए इसे पर्यावरणीय स्थिरता के लिए स्थापित किया गया था, और इस कोष का नाम बाद में बदल के राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण कोष कर दिया गया। ठीक है, तो ये नाम इसका चेंज हुआ है, कुल मिलाकर इसमें जो इसका काम है वो नहीं बदला है, काम तो वही है, इसे आप याद रखिएगा। और इसमें जो एजेंसी जुड़ी हुई है उसका भी नाम कभी कभी पूछ लेता है, तो इसको आप देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। यहां देखें आप प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम। ये जो नियम है ये भी 2016 का है। इसका उद्देश्य है कई प्रमुख उपाय करके, मतलब जो बन सके वो उपाय करके, भारत में प्लास्टिक कचरे से निपटना। प्लास्टिक बैग की न्यूनतम मोटाई 50 माइक्रोन तक बढ़ाकर नियत रिसाइकलिंग प्रयासों को बढ़ावा देना, और वे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोज्यता को व्यापक बनाते हैं। उत्पादकों के लिए एक पूर्व पंजीकरण प्रणाली को शुरू करते हैं, और विभिन्न अनुप्रयोगों में प्लास्टिक के पुनः प्रयोग को प्रोत्साहित करते हैं। तो प्लास्टिक का निपटान करना, प्लास्टिक कचरे का निपटान करना, ये इसके नाम से काम क्लियर है, तो इसमें बहुत ज्यादा फंसने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद कुछ और खास बातें हैं। देखिए, अपशिष्ट प्लास्टिक संग्रहण बिंदु और सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं, MRF कहा जाता है इसे, मतलब मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज के नाम से जाना जाता है। तो इसमें इन सारी सुविधाओं को स्थापित करना, मतलब MRF को स्थापित करना, और उचित संग्रह और रिसाइकलिंग की सुविधा देना। इसके अतिरिक्त नियम उत्पादक और जनरेटर स्थानीय निकायों के लिए जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अनुपालन लागू करने के लिए सशक्त बनाते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं। ये सारी चीजें इसमें शामिल हैं। वर्ष 2018 और 2021 में इसमें संशोधन भी हुआ है, तो संशोधन की भी तारीखें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2021 देखिए आ ही गया। तो अब यहाँ जो संशोधन हुआ, यहाँ देखें, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय यहाँ पर पेश किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। कुल मिलाकर 1 जुलाई 2022 से प्रभावी कुछ एकल उपयोग वाले सिंगल यूज जो प्लास्टिक होते हैं उन पर प्रतिबंध का उद्देश्य था स्ट्रॉ और कटलरी जैसी वस्तुओं को खत्म करना, और प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई 75 माइक्रोन मतलब बढ़ाकर 75 माइक्रोन और बाद में 120 माइक्रोन करना, ताकि पुनः उपयोग इसका किया जा सके, मतलब रिसाइकलिंग की जा सके। और जब प्लास्टिक के बैग जो है, कैरी बैग जो है, उनका अगर रिसाइकलिंग का काम प्रभावी तरीके से होता है तो इससे निश्चित तौर पर जो प्लास्टिक कचरा है वो कम होगा, क्योंकि ज्यादातर पॉलिथीन की थैलियां ही उसमें होती है, हालांकि और भी चीजें। तो कुल मिलाकर इस नियम का विस्तार किया गया, और इसमें उत्पादकों और ब्रांड मालिकों को प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे के स्थायी प्रबंधन के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। ये एक खास बात। संग्रहण बिंदु और सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं स्थापित करके, मतलब वही MRF जो है उसकी स्थापना करके, नियम प्रभावी पुनर्चक्रण और पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी अपशिष्ट प्रबंधन जो प्रथाएं हैं उनको बढ़ावा देता है। ठीक है, जो इफेक्टिव रिसाइकलिंग और इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं उनको ये बढ़ावा देता है। ठीक है, आगे चलते। ओजोन क्षयकारी पदार्थ विनिमयन और नियंत्रण अधिनियम, और ये भी अधिनियम नहीं है बल्कि नियम है, और ये नियम है सन 2000 का। तो ओजोन की बात आ रही है तो हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करेंगे ही। तो इसका उद्देश्य मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के साथ संरेखित होकर, मतलब उसके साथ कदम से कदम मिलाकर, भारत में ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन, खपत, आयात और निर्यात, और साथ में बिक्री, इन सब को रेगुलेट करना। ठीक है, इन सब पर रेगुलेशन स्थापित करना, ये इसका उद्देश्य है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के साथ अलाइन करना यहाँ पर्पज है, अपनी नीतियों को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के जो प्रावधान है उसके साथ अलाइन करना, और इसमें जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, कंज्यूमशन है, प्रोडक्शन है, उन सभी चीज़ों को, यहाँ तक कि जो सेल की जाती है चीज़ें, इसमें कि ओजोन डिप्लेटिंग सबस्टेंसेस मिले होते हैं, उन पर रेगुलेशन लगाना, उन पर एक विनियमन लगाना, ये इसका पर्पज है। जैसे आप पढ़ते हैं ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा डाकुओं का शासन स्थापित कर देती है जब बक्सर युद्ध जीत जाती है। क्लाइव की अध्यक्षता में
वहाँ जो नेतृत्व क्लाइव का रहता है और सेनाएं लड़ती हैं, फिर तीनों सेनाएं हारती हैं। इतिहास में आप पढ़ते हैं बखूबी। तो कुल मिलाकर जब वहाँ अंग्रेज दीवानी का अधिकार जीत जाते हैं, राजस्व वसूली का अधिकार उनके हाथ में आ जाता है, तो इतने बड़े मैदानी इलाके में जब वो एक जमींदार एकमात्र बन जाते हैं तो अपने में नहीं रहते, एकदम मनमाना शासन शुरू हो जाता है। भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, लूटपाट, अराजकता, न जाने क्या क्या रहता है। मतलब बहुत सारे इतिहासकारों ने उसे डकैतों का शासन कहा है। तो उसके बाद फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो रेगुलेट करने के लिए कंपनी के कार्यों को रेगुलेटिंग एक्ट ले आती। तो ये जो रेगुलेटिंग अधिनियम होते हैं, रेगुलेट करने के प्रावधान होते हैं, इसके द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाती है और कड़े नियम बनाए जाते हैं। तो यहाँ भी रेगुलेशन का ही प्रयास है। ठीक है, बाकी आप देख रहे हैं इसमें जो की प्रोविजंस हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें शामिल हैं। तो इसमें उत्पादन और खपत पर सख्त सीमाएं बनाई जाएंगी। मतलब बेहिसाब आप उत्पादन नहीं कर सकते हैं और खपत भी उसकी वैसी नहीं हो सकती, मनमाना आप नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि आयात और निर्यात के लिए लाइसेंसिंग के जो नियम है उन्हें सख्त बनाया जाएगा। ओडीएस की बिक्री और व्यापार के लिए विशेष लाइसेंस की आवश्यकता होगी और लाइसेंस सरलता से नहीं मिलेगा। प्रावधान तो यही कहते हैं। ठीक है, लेकिन आप हर गर्मी में एक नया एसी खरीद कर ले आए। इसके अतिरिक्त नियम ओडीएस से जुड़े हुए हितधारकों के लिए रिकॉर्ड रखने और रिपोर्टिंग को अनिवार्य बनाते हैं। नियामक कार्यवाहियों के खिलाफ पंजीकरण और अपील के लिए तंत्र स्थापित करते हैं। तो ये सारे इसके प्रावधान हैं। यहाँ आप देख रहे हैं पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, पीपीवी और एफआर अधिनियम इसको कहा जाता है। ये 2001 का है। ठीक है, ये भी अधिनियम जो है ये 2001 का है। इसका उद्देश्य क्या है? तो पौधों की नई नस्लों के विकास को बढ़ावा देते हुए पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकारों की रक्षा करना, यही इसका पर्पस। तो इसमें कुछ अतिरिक्त तथ्य जोड़े गए हैं, जैसे कि ये पौधों की किस्मों के निर्माण में शामिल किसानों, पौधों के प्रजनन को और शोधकर्ताओं को बौद्धिक संपदा अधिकार देता है और किसानों की किस्मों के पंजीकरण के लिए एक रूपरेखा स्थापित करता है। ये इसमें कुछ खास बातें। इस अधिनियम में पौधों के आनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण में किसानों और समुदायों के योगदान को विभिन्न पुरस्कार, जैसे कि आपका प्लांट जीनोम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड है, प्लांट जीनोम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड है, इसके अलावा फार्मर रिवार्ड है, इन सब के माध्यम से ये मान्यता देता है, रिकॉग्निशन देता है। तो प्रोत्साहन देगा तो अपने आप ही लोग प्रोत्साहित होकर काम करेंगे इस दिशा में। यही इसका उद्देश्य भी है। आगे चलते हैं। इसमें एक चीज और कही गई है उसी प्रावधान के अंतर्गत कि यह पौधों के प्रजनकों के अधिकारों को विनियमित करके किस्म के पंजीकरण के लिए आवेदन प्रक्रिया का प्रबंधन करेगा और उसके लिए जो ट्रिप्स समझौता है, विशेष रूप से अनुच्छेद 27 क्लॉज 3B, उसके अनुपालन को सुनिश्चित करता है, जिससे कि अगर कभी आवश्यक हो तो सार्वजनिक आपत्तियों की भी अनुमति वहां पर मिल सके। ठीक है, जो पब्लिक ऑब्जेक्शन है उसको भी यहाँ पर अलाउ किया जा सके अगर नेसेसरी होता है तब। ठीक है, तो ये एक चीज इसमें शामिल है। अब यहां पर आप कोस्टल रेगुलेशन जोन को देख रहे हैं। कोस्टल रेगुलेशन जोन CRZ नोटिफिकेशन 2018 और शैलेश नायक कमेटी का यहां पर नाम जुड़ा हुआ है, जिसकी रिकमेंडेशन पर यह पूरा मामला आधारित है। तो इसमें कमेटी का नाम भी पूछा जा सकता है। उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर सतत विकास को पर्यावरण संरक्षण के साथ संतुलित करना। सतत विकास पहले से ही पर्यावरण संरक्षण के साथ बैलेंस। सतत विकास इसी बात के लिए तो है, पर्यावरण संरक्षण को ही उसमें बढ़ावा देना है। सतत विकास का मतलब आप सभी जानते हैं, सीधी बात है कि हम अपना डेवलपमेंट करें और साथ साथ जो हमारे पास संसाधन है जिनकी मात्रा बहुत सीमित है उसे हम इस हिसाब से इस्तेमाल करें कि हमारी आवश्यकताएं तो पूरी हो ही, साथ में भावी पीढ़ियों के लिए भी बचा रहे। तो जब हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को किफायती दृष्टिकोण से या किफायती नजरिए से इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पर हम पर्यावरण संरक्षण की ही दिशा में काम कर रहे हैं। वो तो अभी तक के जो पिछले दशक गुजर गए वहां पे हमने इस कदर विकास का अपना ढांचा डेवलप कर लिया था कि प्रकृति के जो संसाधन है उनका हमने बेहिसाब दोहन किया, इतना एक्सप्लोटेशन किया कि प्रकृति पूरी खोखली हो गई। तब जाके दुनिया भर के देशों को और दुनिया भर के जो दिमागदार लोग थे उन्हें होश आता है कि सिर्फ मशीनें इजाद करके और प्रोडक्शन करके और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का एक टैग अपने माथे पर चिपकाकर हम कोई तगमा नहीं हासिल कर लेंगे। असली चीज है प्रकृति, जिससे कि हम ये सब कुछ ले रहे हैं, और प्रकृति और पर्यावरण ही नष्ट हो जाएगा तो हम तो 2 मिनट में नष्ट हो जाएंगे, देर नहीं लगेगी। तो अगर हमें बने रहना है, कुछ समय तक टिक कर रहना है, वैसे इस धरती पर कोई भी स्पीशीज जो है वो स्थायी नहीं है, बनती है, विकसित होती है, चरम सीमा पर पहुंचती है और फिर नष्ट हो जाती है। ठीक है, डायनासोर उसमें एक नजीर थे, वैसा हम लोगों के साथ भी होगा भविष्य में। जितनी स्पीशीज हैं आज जो दिख रही हैं ये आने वाले वर्षों में नहीं रहेंगी, फिर कुछ नई आएंगी, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन मानव जाति को जितने समय टिकना चाहिए उतने समय तो टिके। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम अपनी प्रकृति को बचाएं और इसी के लिए धारणीय विकास वाली जो पहल है ये लाई गई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को आप देखते हैं 2030 तक अचीव करना है
और उससे पहले आपके एमडीजी थे 2015 तक। तो ये सारे प्रावधान उसी ओर इशारा करते हैं। कुल मिलाकर ये सीआरजेड अधिसूचना को आप देख रहे हैं, इसमें कमेटी का नाम याद रखिएगा, ये है शैलेश नायक कमेटी। तटीय क्षेत्रों को 4 क्षेत्रों में यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है जो कोस्टल एरियाज हैं, और इसमें जो नोटिफिकेशन था इसमें प्रायोरिटाइज इसमें किया गया है, देख रहे हैं आप, कि द कंजर्वेशन ऑफ इकोलॉजिकली सेंसिटिव रीजन्स, जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव रीजन है, जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए जो पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र हैं, उनको पहली वरीयता, पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, ये इसमें शामिल है। और स्थानीय समुदायों, और विशेष रूप से स्थानीय समुदाय में कौन से होंगे, तो कोस्टल एरिया में रहने वाले जो फिशरीज पर आधारित रहने वाले लोग हैं, मछुआरे हैं, उनकी आजीविका को भी सुरक्षा मिल सके साथ में, ऐसा न हो कि उनका दाना पानी बंद हो जाए। और व्यापक दृष्टिकोण पारिस्थितिकी संरक्षण और तटीय आबादी के सामाजिक आर्थिक जरूरतों दोनों को ध्यान में रखेगा, दोनों को बैलेंस करके लेके चलेगा। ये एक खास बात इसमें। आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता से जुड़े हुए कुछ कानून, यहाँ पर अभी सब कानूनों को आपने पीछे देखा है, लेकिन यहाँ पर एक साथ समराइज किए गए हैं, बस डेट दी हुई है, उसको ध्यान से देखिए। तो राष्ट्रीय वन नीति, यहाँ नीतिगत दस्तावेज दिया है और संबंधित कानून दिया है, इसी दृष्टिकोण से देखिएगा। तो राष्ट्रीय वन नीति है 1988 की, यहाँ देखें आप, संबंधित कानून में पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम है, और संरक्षण रणनीति और नीतिगत वक्तव्य 1992, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, राष्ट्रीय पर्यावरण कार्य योजना को आप देख रहे हैं 1994 की, जैव विविधता अधिनियम आपका 2002 का, वन्य जीव संरक्षण नीति 2002 की, खाद्य सुरक्षा और मानदंड अधिनियम 2006 का, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति आपकी 2006 की, और राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम जो है ये 2010 का है। नीचे वही चीज अंग्रेजी में दी हुई है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1988 की, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट है, उसके बाद कंजर्वेशन स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी स्टेटमेंट है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है आपका 1986 का, नेशनल इन्वायरमेंट एक्शन प्लान है, और आपका बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पॉलिसी है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है, उसी प्रकार से नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी है, और ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण संगठनों को हम देखने वाले हैं। ठीक है, अधिनियमों को हमने देखा, अब कुछ संस्थाओं को देखेंगे। जैसे कि अपना भारतीय वन्यजीव बोर्ड है, यानी इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। तो ये जो इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1952 में। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट का समय याद रखिएगा। वन्यजीव संरक्षण और प्रकृति से जुड़े हुए मुद्दों पर केंद्र सरकार को सलाह देना, ये इसका उद्देश्य था। तो ये एक सलाहकारी निकाय, एडवाइजरी बॉडी। बोर्ड का गठन भारत को आजादी मिलने के बाद किया गया था, वो तो आप देख ही रहे हैं। और इस समय संरक्षण समुदाय को ऐसा लगा कि ब्रिटिश काल के दौरान बड़े पैमाने पर जंगलों को काटा गया और अनियंत्रित तरीके से शिकार किया गया, जिससे कि बहुत सारी प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा सिर पर आ गया। अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए हर वो काम किया जो कि उन्हें करना चाहिए था, मतलब फायदा कमाने के लिए करना चाहिए था, और इससे हमारी प्रकृति, हम लोग बुरी तरह से दोहन किए गए। ठीक है, सिर्फ वेल्थ यहां से ड्रेन नहीं की गई, बल्कि हमारी प्राकृतिक जो धरोहरें थी उनको भी तबाह किया गया। तो ये सब कुछ आप देख रहे हैं। और आगे चलते हैं, यहां देखिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी को, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में स्थापित हुआ, और राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के तहत इसको स्थापित किया गया। ये जो एक्ट है, एनजीटी एक्ट, ये 2010 का है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित मामलों का अगर कोई विवाद सामने आता है तो उसमें शीघ्र निपटारा करना, न्याय देना, ये इसका उद्देश्य है। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये 2 देशों के नाम आते हैं। उसके बाद भारत जो है इस मामले में तीसरा है। किस मामले में तीसरा है? कि पर्यावरण संरक्षण के लिए उसने एक वैधानिक निकाय का निर्माण किया है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद तीसरे नंबर पर हम लोग इस मामले में आते हैं। तो एनजीटी को हमने देखा। एनजीटी के बारे में कुछ और खास बातें हैं और इससे प्रश्न अक्सर बनते हैं। तो एनजीटी का जो क्षेत्रीय मुख्यालय है, रीजनल हेडक्वार्टर्स है, वो आपके भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में है। इसका उद्देश्य आपने पीछे भी देखा था। सीधी बात है कि स्पेशलाइज फोरम के तौर पे ये काम करेगा, जो कि जितने भी इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट्स होंगे उनको रिजॉल्व करने का काम करेगा। साथ में ये भी इंश्योर करेगा कि इन्वायरमेंटल लॉज जो है उनको कड़ाई से पालन किया जा रहा है, मतलब उनका जो अनुपालन है वो ठीक तरीके से हो रहा है। एनजीटी भारत में पर्यावरण के नियमों को लागू करने और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा देने की दिशा में काम करता है। तो यही सारे इसके महत्वपूर्ण काम है। एनजीटी को आपने देखा। अब इसके बाद सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी को भी देख लीजिए। तो यहां पर कहा गया 1970 का इसका समय था जिस समय कि इसको एस्टेब्लिश किया गया। और ये जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। यहाँ अथॉरिटी की बात हो रही है ना, लेकिन हम बोर्ड की बात कर रहे हैं। तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1970 में। ठीक है, ये भारत की एक एपेक्स एजेंसी है। किस मामले में एपेक्स है?
तो फॉर मैनेजिंग एंड रेगुलेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज साइंटिफिक तरीके से। साइंटिफिक तरीका क्या होता है, पहले तो हम ये सर्वे करते हैं कि ग्राउंड वाटर की स्थिति कहाँ पर कैसी है, और उसके बाद जहां जैसी स्थिति होती है, ज़्यादा खराब है, औसत है, या फिर वैसा खतरा नहीं है, तो उसी के हिसाब से वहां पर उपाय करते हैं। ये साइंटिफिक अप्रोच होता है। तो साइंटिफिकली ये पूरा रिसोर्सेज जो है उन पे रेगुलेशन अपना करेगी, रेगुलेट करेगी उन्हें। कुल मिलाकर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो अपना इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 वाला, उसी के तहत स्थापित CZWA, इसके पास भूजल निष्कर्षण की आवश्यकता वाले उद्योगों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को विनियामक निर्देश और अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार, ठीक है, जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है NOC, वो जारी करने का इसके पास अधिकार होता है। और ये जो NOC है अनुपालन के लिए विशिष्ट शर्तों को रेखांकित करते हैं, जिससे कि भूजल का सतत उपयोग सुनिश्चित होता है। तो NOC को आपने देखा। उसके बाद आप देखें यहाँ पर अधिकारियों को नियुक्त करने और दंड लागू करने की अपनी शक्तियों के साथ CZWA इस महत्वपूर्ण संसाधन की सुविधा जिम्मेदार विकास को बढ़ावा देने और देश भर में भूजल की कमी और प्रदूषण की चुनौतियों का समाधान करने के लिए आवश्यक। तो ये कुछ प्रावधान आपने देखे। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA को देख लीजिए। इस्टेब्लिशमेंट का समय है 2003, और ये भारत में जैव विविधता अधिनियम यानी जो अपना बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है आपका 2002 वाला, उसी के प्रावधानों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इसमें खास बात यह है कि ये वैधानिक निकाय के रूप में काम करता है। ये सिचुएटरी बॉडी है, ध्यान दीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। पूछा जाता है कि सिचुएटरी बॉडी है या फिर क्या चीज है। तो ये एक वैधानिक निकाय है और जैव विविधता संरक्षण, सतत संसाधन उपयोग, न्याय संगत लाभ साझाकरण पर केंद्र और राज्य सरकारों को ये विनियामक, सलाहकार और सुविधा प्रदान करता है। मतलब ये विनियामक भी है, सलाहकार भी है और संबंधित सुविधाएं देने का भी काम करता है। खासतौर पे सलाह ही इसका मूल उद्देश्य होता है। मानना न मानना ये केंद्र और राज्य के ऊपर, खासतौर पे केंद्र के ऊपर निर्भर करता है। तो ये चीज आपने देखी। अब कुल मिलाकर NBA जो है ये एडवाइस देता है किस मामले में, तो विरासत स्थल और प्रबंधन जो प्रथाएं हैं उनके चयन पर ये एडवाइस देने का, सलाह देने का काम करता है। उसके साथ साथ राज्य जैव विविधता बोर्ड संबंधित मामलों में राज्य सरकारों को सलाह देते हैं। तो जैव विविधता बोर्ड एक तो केंद्रीय है, राष्ट्रीय स्तर का, और दूसरा ये राज्य स्तरीय गठित किया जाता है। तो राज्य स्तरीय जो बोर्ड है वो यहाँ स्थानीय स्तर पर काम करते हैं, राज्य सरकारों को वही एडवाइस देते हैं जैसे आपका केंद्रीय बोर्ड कर रहा है। तो अधिनियम में उल्लिखित गतिविधियों के लिए अनुरोधों का मूल्यांकन करना, इसके अलावा NBA जो है वो जैविक संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करता है, संरक्षण और सतत विकास दोनों को बढ़ावा देता है। इसके बाद आपका वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है, WCCB। यह संगठित वन्यजीव अपराध से निपटने के लिए वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारत सरकार के द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। संसद द्वारा विधि के माध्यम से इसको स्थापित किया गया है। मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। ये कुछ खास बातें हैं। स्थापना कब हुई थी, तो 2006 में हुई थी, और ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था 1972 वाला, उसी के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया। कुल मिलाकर वन्यजीव अपराध से निपटने में एक महत्वपूर्ण भूमिका देश में निभाता है। सरकार को एडवाइस देता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करता है। इसका उद्देश्य कुल मिलाकर यह है कि जो वाइल्ड लाइफ है उसके खिलाफ अगर कोई क्राइम हो रहा है तो उस पर कंट्रोल किया जा सके, और उसके लिए जो प्रयास बन सकते हैं उसे किए जा सके। संचालन का सफल कार्यान्वयन देश भर में वन्यजीव अपराधों को संबोधित करने में इसकी प्रभावशीलता को दर्शाता है। मतलब कुल मिलाकर यह है कि इसका जो इसके जो ऑपरेशंस हैं वो एक इफेक्टिव वाइल्ड लाइफ क्राइम को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, इसके दिशा में एक इफेक्टिव स्टेप के तौर पे देखे जाते हैं। तो ये अगर इसमें ये कहने का तात्पर्य है कि अगर ये प्रभावशाली तरीके से काम करता है तो निश्चित तौर पर जो वन्य जीवों के खिलाफ अपराध होते हैं उन पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। लेकिन कोई भी इस तरह की संस्था जो है वो 100% इफिशियंसी के साथ काम नहीं कर पाती है। अब ये हमारे सिस्टम का दोष है जो कि लंबे समय से चला आ रहा है, और इसमें सुधार की एक पुरजोर आवश्यकता है। आगे आप देखें, यहाँ पर भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट है यानी वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, WTI, और ये स्टैब्लिश हुआ था नवंबर 1998 में। ठीक है, और खास बात यह है कि वन विभाग मंत्रालय जो है उसी के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। और इसमें खास बात और क्या हो सकती है, तो वन्यजीव ट्रस्ट है तो उसका काम भी वन्यजीव यानी वाइल्ड लाइफ से जुड़ा हुआ होगा। तो कुल मिलाकर इसका उद्देश्य क्या है कि वन्यजीवों की खतरनाक गिरावट के जवाब में इसको गठित किया गया। ये एक चैरिटी है, ठीक है, पंजीकृत चैरिटी है। आयकर अधिनियम जो अपना 1961 था उसकी धारा 12A के तहत ये पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी हिमालय, तराई क्षेत्र, दक्षिणी घाट, इसके अलावा आप देखेंगे इसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं
ये दक्षिणी घाट क्या पश्चिमी घाट की बात हो रही है। असल में दक्षिणी घाट क्या होता है? दक्षिण भारत का पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में भी जो क्षेत्र हैं जैसे मैंग्रोव इत्यादि हैं, कुल मिलाकर जहां भी जैव विविधता ज्यादा सघन है, सुंदरवन का भी नाम लिया गया है, तो वहां के महत्वपूर्ण परिदृश्यों पर यह ध्यान केंद्रित करती है। मतलब जहां भी वन्य जीवों की आबादी, जो वहां के जिस वन्य जीव का नेचुरल हैबिटेट था, जैसे मान लीजिए साउथ इंडिया में जहां जहां एशियन एलिफेंट का नेचुरल हैबिटेट है या जहां किसी खास प्रजाति का निवास स्थान है, वो वहीं पर ज्यादा पाई जाती है और कहीं उसको ऐसे देखा नहीं जाता है, तो उसकी आबादी में अगर तेजी से गिरावट आ रही है तो उस पर ध्यान केंद्रित करना और उस पर कदम उठाना, ये इसका उद्देश्य है। खासतौर पे ये एक ट्रस्ट है, एक चैरिटी की तरह से काम करता है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर देखें इसकी विविध पहलुओं के माध्यम से WTI जो है, यानी ये ट्रस्ट, इसका उद्देश्य लुप्त प्राय प्रजाति और उनके आवासों का संरक्षण करना है, क्योंकि किसी भी प्रजाति के लुप्त होने के पीछे सबसे बड़ा उत्तरदायी कारण होता है उसके हैबिटेट का नष्ट होना। तो उस हैबिटेट को बचाना, जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है सारस क्रेन के संरक्षण के लिए समर्थित परियोजना, ठीक है, इसके द्वारा समर्थित परियोजना। तो ये सारे मतलब सिर्फ एक एग्जाम्पल है, सारस के अलावा बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं और ऐसे जीव जंतु हैं जिनके लिए ये काम कर रहा है। इसके बाद आप यहाँ पर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को देख रहे हैं, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, और भारत के लिए एक प्रमुख प्राधिकरण के तौर पे ये स्थापित हुआ था। स्थापना इसकी कब हुई है? तो 2003 में हुई है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता इसमें होती है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो है वो इसमें उपाध्यक्ष होते हैं। बाकी बोर्ड में मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जो हैं अलग अलग, वो भी शामिल होते हैं, यानी महत्वपूर्ण लोग इसमें शामिल होते हैं। अब इसमें खास बात क्या है कि वन्यजीव और वन संरक्षण नीतियों पर सलाहकार के तौर पे ये काम करता है, सरकार को सलाह देने का काम करता है। और जो राष्ट्रीय उद्यान है उनकी सीमाओं में अगर किसी तरह का बदलाव हो रहा है तो उसकी देखरेख करता है। जितने भी टाइगर रिजर्व हैं या वन्यजीवों के हैबिटेट हैं, उनसे संबंधित अगर कोई महत्वपूर्ण प्रस्ताव है तो उसकी निगरानी करके उस पर मंजूरी देने का काम करता है। तो ये सारे इसके उद्देश्य हैं और इसके काम हैं। और इसकी जो स्थायी समिति है वो तिमाही बैठक करती है, हर 3 महीने पर इनकी बैठक होती है। और इसमें आप देखेंगे कि भारत में प्रभावी वन्यजीव प्रबंधन को सुनिश्चित करने का काम किया जाता है और उसके प्रस्तावों की समीक्षा होगी। अगर कोई प्रपोजल आया हुआ है, कोई निर्णय लिया गया है या लेना है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण वहां पर उस मुद्दे पर चर्चा होगी ताकि एक प्रभावी फैसला लिया जा सके। तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। इसमें हमने पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे नियम कायदों को देखा, बहुत सारी संस्थाओं को देखा। आशा है कि आप इसका भरपूर लाभ लेंगे।